आपको बतलाया जा रहा है किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ के दो नियम होते हैं, किरचॉफ के दो नियम होते हैं। इसको सुबह गूगल मीट पर भी बताया गया था 6 बजे, जिसमें पहला नियम आपको पूरी बता दिया गया था। अब यूट्यूब में इस वीडियो को डाला जा रहा है। तो देखिएगा, किरचॉफ के दो नियम होते हैं। पहला नियम है किरचॉफ का पहला नियम, यानी किरचॉफ का प्रथम नियम है, जिसे संधि का नियम कहते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि का नियम कहते हैं, तथा किरचॉफ के दूसरे नियम को वोल्टा नियम या बंद पास का नियम कहा जाता है। अब रहा किरचॉफ के जो नियम हुए, किरचॉफ की जो लॉ है, किरचॉफ से लॉ, ध्यान दीजिएगा, ये दो है। पहला है आपका किरचॉफ का प्रथम नियम। प्रथम नियम को कहते हैं केसीएल, यानी किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं। इसको नाम याद रखिएगा, शॉर्टली में किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, ज़्यादा आपको आएगा इसमें। किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम समझिए कि संधि का नियम है। किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि के नियम के नाम से भी जाना जाता है, तथा किरचॉफ के दूसरे नियम को वोल्टा नियम या बंद पास का नियम के नाम से जाना जाता है। तो किरचॉफ के दो नियम, पहला केसीएल जिसे किरचॉफ करंट लॉ, और दूसरा केवीएल जिसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ के नाम से भी जाना जाता है। यानी पहला नियम को केसीएल और दूसरा नियम को केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या वोल्टा से संबंधित है, और पहला जो है करंट से संबंधित है। तो आपको ध्यान आया यहाँ कि किरचॉफ के कितने नियम हैं? किरचॉफ के दो नियम हैं। प्रथम नियम को संधि का नियम या जंक्शन लॉ कहते हैं। प्रथम नियम को संधि का नियम या जंक्शन लॉ कहा जाता है। किरचॉफ के दूसरे नियम, द्वितीय नियम को वोल्टा नियम या बंद पास का नियम भी कहा जाता है। अब आपको हम बतला रहे हैं इसमें, यहाँ एक नंबर में देखिएगा कि पहले केसीएल या किरचॉफ का प्रथम नियम के बारे में बतलाया जा रहा है। आखिर किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? तो विद्युतीय परिपथ में किसी संधि पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यहाँ लिख रहे हैं हम, विद्युतीय परिपथ में किसी संधि पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। यहाँ कहेंगे कि विद्युतीय परिपथ में किसी संधि पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी सिग्मा आई इजकल टू 0। याद रखिएगा, समेशन आई इजकल टू 0। कहाँ? जंक्शन पर। अब जंक्शन क्या है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ देखिएगा, हम लोग सरल परिपथ के लिए ओम का नियम पढ़ें। सरल परिपथ के लिए ओम का नियम पढ़ें। एक तार है, करंट फ्लो हो रहा है, उसमें ओम के नियम उपयोग करके पढ़ें। लेकिन जटिल परिपथों में हम किरचॉफ के नियम से धारा के मान को निकालेंगे। यानी जटिल परिपथ माने कॉम्प्लेक्स सर्किट, एक ही तार से 10 तार निकला हो, अलग अलग ब्रांच हो, अधिक मात्रा में रेसिस्टेंस हो, कैपेसिटर्स हो, ऐसे सर्किट को हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सर्किट। ऐसे सर्किट कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, और कॉम्प्लेक्स जटिल सर्किट को हम किरचॉफ के नियमों से अध्ययन करेंगे। तो अब आपको बतलाया जा रहा है कि यहाँ तो किरचॉफ के नियम तो आपको बता रहे हैं कि विद्युत धारा के लिए ओम का नियम है, लेकिन ओम का नियम सरल परिपथ के लिए ही सत्य है, परंतु जटिल परिपथों के लिए ओम के नियम से काम नहीं चलने वाला है। अतः किरचॉफ ने जटिल परिपथों के लिए दो नियम दिया। पहला नियम आपका
किरचॉफ का प्रथम नियम जिसे संधि का नियम या जंक्शन लॉ कहा जाता है। तो अब देखिएगा विद्युतीय परिपथ में कि संधि पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, सिग्मा आई इक्वल टू 0। संधि का अर्थ रहा, जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ ऐसे सर्किट, ऐसे करंट आ रहा है, यहाँ से ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है। देखिएगा तो आखिर इसमें संधि कौन है, जंक्शन कौन है? तो जंक्शन जहाँ दो तीन सर्किट ज्वाइंट करें, मिले, तो यहाँ देखिएगा यह क्या है, जंक्शन है यही। अब देखिएगा स्टेशन पर जंक्शन नाम सुने, रेलवे से रिलेटेड वर्ड है, जहाँ दो तीन गाड़ियाँ का मिलन स्थल होता है या जहाँ से दो तीन रूट कटे होते हैं, वही क्या होता है, आपका जंक्शन होता है। यहाँ देखिएगा तो सर्किट का जंक्शन है ये, तो सर्किट का जंक्शन है, परिपथ का जंक्शन है। तो अब देखिएगा यहाँ आने वाली धारा ही है, ऐसे ये क्या है, दो धाराएं जा रही है, तो एक धारा आई और दो जगह बट गई, तो जंक्शन क्या मिला, जंक्शन बतला रहा है, यही जंक्शन है। ये जो पी पॉइंट है वो क्या है, जंक्शन है। अब आपको बतला रहे हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ देखें कि ऐसे ये आने वाली धाराएं हैं और यहाँ जो है जाने वाली धाराएं हैं। देख लीजिए आने वाली धारा एक है और जंक्शन से जाने वाली धाराएं कितनी हैं, दो है। तो अब आप लिखिए इस जंक्शन पर कुल धाराओं का जो योग होता है, इस जंक्शन पर, यही जंक्शन, कुल धाराओं का जो योग होता है वह शून्य होता है। तो अब आपको बतलाया जा रहा है कि यहाँ विद्युतीय परिपथ में कि संधि पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब चिन्ह परिपाटी आपको बतला रहे हैं, चिन्ह परिपाटी में जिसे कहते हैं साइन कन्वेंशन में देखिएगा संधि पर आने वाली, संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक, यहाँ लिखेंगे हम संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक ली जाती है, जबकि संधि से जाने वाली धारा ऋणात्मक ली जाती है या मानी जाती है, ली जाती है। यानी देखिएगा इसमें आना और जाना दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अगर आना और जाना एक दूसरे के विपरीत, तो आना पॉजिटिव होगा तो जाना क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक ली जाती है, जबकि संधि से जाने वाली धारा ऋणात्मक ली जाती है। चिन्ह परिपाटी में याद रखिएगा। अब सपोज डेट आप मान लीजिए कि यहाँ ऐसे करंट आ रहे हैं, ऐसे करंट यहाँ I1 और I2 आया, ऐसे तीन भागों में बटा करंट, ऐसे ध्यान दीजिएगा। ये जंक्शन पॉइंट है। अगर मान लीजिए कि यहाँ I1 है, एरो संधि की ओर है, I2 है, मान लीजिए कि I3 है, ये I4 है और ये क्या है आपका I5 है। अब देखिएगा यहाँ जंक्शन क्या है, संधि P है। जंक्शन क्या है, यहाँ P पॉइंट क्या है, जंक्शन है, संधि है, जहाँ से विभिन्न सर्किट निकल रहे हैं, विभिन्न परिपथ है निकल रहा है, अलग हो रहा है, या जहाँ विभिन्न परिपथ मिल रहे हैं, वही क्या है आपका जंक्शन है, संधि है। अब बताइएगा इस संधि पर आने वाली धारा कौन है, सर्च कीजिए, एरो देखकर पता कर लीजिएगा। एरो ही आ रहा, I1 आने वाली करंट है और I2 भी संधि की ओर आने वाली करंट है, एरो है संधि की ओर। और संधि से जाने वाली करंट कौन है, I3 है, और ये क्या है I4 है, और ये क्या है I5 है। अब यहाँ क्या कहिएगा कि चिन्ह परिपाटी से कुल धाराओं का योग क्या होता है, 0 होता है। कहाँ, एट जंक्शन, यानी संधि पर कुल धाराओं का योग शून्य होता है, इस जंक्शन पर कुल धाराओं का योग शून्य होता है, सिग्मा I = 0। तो हम चिन्ह परिपाटी के साथ लिखेंगे।
आने वाली धारा कौन है? आने वाली धारा क्या माने? आने वाली धारा धनात्मक और जाने वाली धारा ऋणात्मक। तो संधि की ओर कौन आ रहा है? I1 और I2। तो I1 क्या है? पॉजिटिव। I2 को क्या रखेंगे? पॉजिटिव आ रहा है। जाने वाली धारा कौन है? I3। तो जोग है, तो यहाँ I2 प्लस और क्या है? जाने वाली धारा को ऋणात्मक लेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? -I3 प्लस यहाँ क्या लिखेंगे? जाने वाली धारा है, क्या करेंगे? -I4। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? -I5 और कुल धाराओं का योग क्या है? 0 है। अब आप निकाल सकते हैं यहाँ I1 प्लस I2 और यहाँ क्या है आपको? -I3 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 I4 माइनस I5 इजकल टू 0। अब देखिएगा यहाँ क्या रहा आपका? I1 प्लस I2 और बराबर की इधर लेकर चले जाइएगा तो ये क्या होगा? माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो -I3 है तो क्या होगा? +I3 -I4 क्या होगा? +I4 और क्या होगा? -I5 बराबर के बाद जाएगा तो क्या? I5। तो इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं किरचॉफ के जंक्शन लॉ को। तो ऐसे विद्युतीय परिपथ में की संधि पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। या कहिएगा कि विद्युतीय परिपथ में की संधि पर आने वाले धाराओं का योग संधि से जाने वाले धाराओं के योग के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि विद्युतीय परिपथ में विद्युतीय परिपथ में संधि पर आने वाले धाराओं का योग संधि से जाने वाले धाराओं के योग के बराबर होता है। आप कह सकते हैं ऐसे, ध्यान रखिएगा। किरचॉफ के प्रथम नियम को आप इसको भी लिख सकते हैं कि विद्युतीय परिपथ में की संधि पर कुल धाराओं का योग बीजगणितीय योग 0 होता है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि विद्युतीय परिपथ में संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से जाने वाले धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी इसी चीज़ से निकाले हैं। विद्युतीय परिपथ में की संधि पर कुल धाराओं का योग 0 होता है। तो 0 होता है तो माइनस वाला के एक की ओर कर दिए, प्लस वाला के एक की ओर कर दिए। अतः इस प्रकार क्या है? संधि पर कुल धाराओं का तो विद्युतीय परिपथ में संधि वाले धाराओं का योग संधि से जाने वाले धाराओं के योग के बराबर होता है। या किसी संधि पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अब आपको हम बता रहे हैं कि किरचॉफ का प्रथम जो नियम है किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑब्जेक्टिव में कई बार आया है, याद रखिएगा। किरचॉफ का प्रथम नियम जो है वह आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। क्योंकि देखिएगा I1 I2 जो चार्ज जो धारा आ रहा है P बिंदु पर, वही धारा 3 जगह बटा I3 I4 I5 में 10 एम्पियर अगर 2 जगह से आ रहा है यहाँ जंक्शन पर, तो 10 एम्पियर यहाँ 3 जगह बटा है। यानी अब धारा क्या है? विद्युत धारा आप लोग पढ़े, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी आवेश प्रवाह की दर जितना आने का है उतना ही जाने का है। अर्थात आवेश संरक्षी भी होता है, ऐसे भी पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में। आवेश संरक्षी होता है, अतः आवेश प्रवाह की जो दर होता है, तो आवेश प्रवाह की दर क्या है? विद्युत धारा है। तो यहाँ क्या कहिएगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम जो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो कहेंगे यहाँ कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश से संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। अब रहा आपका यही कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। याद रखिएगा, यही किरचॉफ के प्रथम नियम है। किरचॉफ का नियम की संधि पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। या
किसी संधि पर आने वाले धाराओं का योग संधि से जाने वाले धाराओं के योग के बराबर होता है। अब देखिएगा यहाँ किरचॉफ का प्रथम नियम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, जबकि दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। तो अब संधि नियम पर प्रॉब्लम बताया जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा आप, 1 नंबर। अब देखिएगा एक जंक्शन है, तो जंक्शन पर आने वाली धारा कौन है? तो जंक्शन पर आने वाली धारा एरो देखिएगा, जंक्शन पर 1 एम्पियर, 3 एम्पियर का डायरेक्शन भी जंक्शन की ओर है, 5 एम्पियर का डायरेक्शन भी एरो जंक्शन की ओर, 10 एम्पियर का एरो भी जंक्शन की ओर है। और केवल आई का जो एरो है वो क्या है? बाहर की ओर है, बाकी सब का अंदर की ओर है। तो आप पढ़े हैं सिग्मा आई इजिकल टू 0, या इसको ऐसे भी तो सिग्मा आई इजिकल टू 0 से भी निकाल सकते हैं ऐसे। तो सिग्मा आई इजिकल टू 0 कर लीजिएगा तो क्या होगा? संधि की ओर आने वाली धारा और संधि से जाने वाली धारा, आने वाली धारा तथा संधि से जाने वाली धारा, तो आने वाली धारा धनात्मक तो जाने वाली धारा ऋणात्मक बताया गया है। तो साइन कन्वेंशन से भी लिखिएगा अगर, तो अगर मान लीजिए कि I1 लिखते हैं, सपोर्ट दैट ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I है, ऐसे भी मान कर निकाल सकते हैं। या संधि की ओर आने वाली धारा सपोर्ट दैट I1 1 एम्पियर है, इसको अगर I1 मानते हैं, इसको I2 मानते हैं, इसको I3 मानते हैं, इसको I4 मानते हैं। आने वाली धारा क्या है? I1 प्लस I2 प्लस I3 और क्या है? प्लस I4 और क्या होगा? ये प्लस माइनस प्लस से और क्या है? माइनस I जाने वाली धारा ऋणात्मक इजिकल टू 0। आने वाली धारा कितना है? I1 1 एम्पियर, I2 कितना है? 3 एम्पियर, I3 कितना है? 5 एम्पियर, I4 कितना है? 10 एम्पियर और जाने वाली धारा क्या है? I इजिकल टू 0। I का मान निकालना है। 1 3 4 4 5 9 9 10 19 प्लस माइनस I इजिकल टू 0, यानी क्या कर लीजिएगा? तो I बराबर क्या होगा? बराबर के बाद जाएगा तो क्या होगा? प्लस, तो I बराबर क्या होगा आपका? 19 एम्पियर I का मान आ गया आपका। तो इस I का मान कितना है आपका? 19 एम्पियर। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, शॉर्टली इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं आप बता सकते हैं कि आने वाली धारा, तो आने वाली धारा कुल 19 एम्पियर है, जाने वाली धारा कितना है? एक I है केवल। आउटसाइड में एरो सिर्फ इसी का, सबका एरो अंदर की ओर है, जंक्शन की ओर है, और इसका जो एरो है जंक्शन से बाहर है। तो आई चारों इंटरिंग द जंक्शन है करंट। आई क्या है? आई जो है लिविंग द जंक्शन करंट है, तो और यानी बाहर की ओर है, और क्या है? ये अंदर की ओर है। तो आप जानते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का जो संधि से जाने वाले धाराओं के योग के बराबर है। जाने वाली धारा कौन है? सिर्फ I है, और आने वाली धारा क्या है? सबको जोड़ दीजिए, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस क्या रहा आपका? 10 से कितना रहा आपका? I इजिकल टू क्या रहा? 19 एम्पियर। क्योंकि संधि पर आने वाले धाराओं का योग संधि से जाने वाले धाराओं के योग के बराबर है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे हम आएगा। अब देखेंगे हम यहाँ देखिएगा जंक्शन, यहाँ इस जंक्शन पर यहाँ जंक्शन मिल रहा है, फिर यहाँ 3 जंक्शन है। तो अब देख लीजिएगा यहाँ तीनों जंक्शनों पर, तो पहले ऐट जंक्शन यहाँ A या P पर, यहाँ P जंक्शन है, तो या कोई जंक्शन ऐट P मान लीजिए, यहाँ Q मान लीजिए सपोर्ट है, तो ऐट P जंक्शन, ऐट P जंक्शन पर, तो P जंक्शन पर आप देखें तो P जंक्शन पर आने वाली धारा कितना है? 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, और क्या है? यहाँ जाने वाली 1 एम्पियर है। अब क्या करेंगे? आने वाली, हेलो, अरे बाबू जोड़ रहे हैं, कुछ लोगों का नाम छूटा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो हम शाम के 5 बजे पढ़ाएंगे, ठीक है आज, फिर कल से टाइम से होगा, ठीक है। एट P जंक्शन, तो P जंक्शन पर आने वाला करंट देखिएगा, जंक्शन पर आने वाला 5 एम्पियर आ रहा है, और क्या आ रहा है? जंक्शन की ओर 2 एम्पियर आ रहा है, और निकलने वाला 1 एम्पियर है। तो इसमें कितना हो जाएगा? इसका मान, तो अब ये आने वाली धारा इक्वल टू जाने वाली, तो आने वाला कौन है जंक्शन पर? 5 और 2 आ रहा है, और जा रहा है 1 एम्पियर, यहाँ I मान लीजिए।
या I1 मान लीजिए सपोर्ट डेट। तो अब यहाँ क्या करिएगा, तो आने वाली कौन कौन है, 5 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, जाने वाला 1 प्लस I1। तो I1 अब यहाँ 7 बराबर 1 प्लस I1 इज इक्वल टू क्या होगा, I1 इज इक्वल टू 7 माइनस 1, I1 इज इक्वल टू क्या रहा आपका 6 एम्पियर, यानी इसमें 6 एम्पियर इधर जाएगा। दो गो आ रहा, एक जा रहा है, आ रहा है 7 एम्पियर जंक्शन पर, इधर गया 1 एम्पियर, तो फिक्स है कि इधर जाएगा 6 एम्पियर। जब 5 एम्पियर और 2 एम्पियर 7 एम्पियर आ रहा है, इधर 1 एम्पियर दिखाया गया, इसका मतलब जो अज्ञात है परिपथ उसमें कितना जाएगा 6 एम्पियर I1 के बाद। अब बताइएगा क्यू पर, एट जंक्शन क्यू, एट जंक्शन क्यू पर क्या होगा, क्यू पर आने वाला कौन है 6 एम्पियर और जाने वाला इधर 2 एम्पियर, तो इसमें क्या होगा, इसमें मान लीजिए I2। तो अब बताइएगा आने वाला क्यू जंक्शन पर एक I1 है, लेकिन यहाँ 2 एम्पियर आ नहीं रहा है, जंक्शन से जा रहा है, I2 भी जा रहा है। तो अभी इस स्थिति में हम क्या करेंगे यहाँ कि आने वाला कौन है आपका I1 और जाने वाला क्या है 2 प्लस I2। यहाँ तो अब यहाँ क्या कहेंगे हम कि आने वाला जो जंक्शन आने वाला क्या है, तो आने वाला है 6 एम्पियर I1 6 से, और जाने वाला क्या है 2 प्लस क्या है यहाँ I2। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, I2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 यानी 4 एम्पियर। इस I2 का मान कितना आ गया आपका 4 एम्पियर, क्योंकि आया 6 एम्पियर, इधर गया 2 एम्पियर, तो इसमें कितना आएगा आपका 4 एम्पियर। अब इसके बाद एट जंक्शन पी क्यू आर मानो, एट जंक्शन आर, एट जंक्शन आर में आइए, आर में आइएगा तो क्या होगा, आर पर देखेंगे, आर पर आने वाला कितना I2 4 एम्पियर, और कौन आ रहा है जंक्शन पर 3 एम्पियर, जाने वाला कौन है, जाने वाला बाहर की ओर 2 एम्पियर और क्या है I, तो आने वाला कौन है I2 और 3 एम्पियर। तो यहाँ एट जंक्शन में क्या कहिएगा I2 प्लस 3 और आने वाले धाराओं का योग इक्वल टू जाने वाले धाराओं का योग I प्लस 2। I2 का मान कितना है, I2 का मान है 4 और क्या है यहाँ 4 और 3, यहाँ I प्लस क्या है 2, क्या करेंगे 4 3 7 बराबर I प्लस 2। यहाँ क्या लिखेंगे हम I इज इक्वल टू 7 माइनस 2 यानी I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। यानी इस I का जो मान आया कितना है, इस I का मान है 5 एम्पियर। आप लोग उतार लीजिएगा इस वीडियो को। अब देखिएगा कि किरचॉफ के प्रथम नियम में दिया गया है ऐसे परिपथ में करंट, और इसमें I का वैल्यू निकालना। इसके पहले भी हम I का वैल्यू निकाले, यहाँ भी I का वैल्यू निकाला जाएगा। अब देखिएगा यहाँ क्या मान लीजिएगा, सपोज डेट यहाँ 15 एम्पियर एट जंक्शन मान लीजिए, यहाँ एट जंक्शन ए मान लीजिए, एट जंक्शन यहाँ क्या मान लीजिए। अब देखिएगा एट जंक्शन ए, तो जंक्शन ए पर यहाँ I का वैल्यू निकालना है, यहाँ निकालेंगे एट जंक्शन ए, एट जंक्शन संधि ए पर आने वाली धारा 15 एम्पियर है और जाने वाली धारा मान लीजिए कि यहाँ क्या है I1 है। अब बताइएगा आने वाली धारा एक ही है 15 एम्पियर और जाने वाली धारा 2 है, एक I1 8 एम्पियर, यानी 15 एम्पियर जो ए बिंदु पर आ रहा है जंक्शन पर वह 2 जगह बटा, इधर I1 में इधर 8 एम्पियर में। तो क्या रहा आपका आने वाली धाराओं का योग, तो आने वाली एक ही धारा है तो जो क्या है 15 होगा। जाने वाली धारा कौन है I1 प्लस 8, I1 इज इक्वल टू क्या हुआ आपका I1 इज इक्वल टू 15 माइनस 8, I1 इज इक्वल टू 7 एम्पियर। I1 का मान निकाल लिए, कितना I1 का मान आ गया 7 एम्पियर। इसके बाद देखिए तो I1 का मान आ गया 7। अब क्या है एट जंक्शन बी पर आइए, यहाँ मान लीजिए एट जंक्शन बी, एट जंक्शन बी। तो अब एट जंक्शन बी पर देखिएगा यहाँ आने वाली धारा कौन कौन है, एक 3 एम्पियर एक 7 एम्पियर, जाने वाली कौन है यहाँ I2 मान लीजिए। तो क्या कहिएगा कि आने वाली धारा कौन है, देखिएगा यहाँ तो आने वाली धारा I1 है और 3 एम्पियर है और जाने वाला I2 है।
तो यहाँ क्या कहिएगा, I1 आ रहा है और 3 आ रहा है, जाने वाला क्या I2 है। I1 कितना है 7 और क्या है 3 और यहाँ क्या है I2 इजकल टू क्या रहा 10 एम्पियर। I2 का मान कितना है आपका 10 एम्पियर। अब क्या ए बी, अब यहाँ मान लीजिए कि सी ए पॉइंट सपोर्ट है एट सी, तो I2 का मान कितना है आपका 10 एम्पियर एट सी पॉइंट। क्या हुआ एट सी पॉइंट में, यहाँ ले लीजिए लास्ट में यहाँ आई निकालना है, तो हम ए पॉइंट पर निकाल लिए I1 का मान 7 एम्पियर, बी पॉइंट से I2 का मान 10 एम्पियर, एट सी पॉइंट से यहाँ I3 का मान निकालेंगे। तो अब देखिएगा आने वाली धाराएं कौन कौन है, 8 है या एक 5 है, और जाने वाली जंक्शन की ओर आने वाली 8 एम्पियर 5 एम्पियर, जाने वाला I3 है। तो यहाँ क्या करेंगे, आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है, यानी I3 इजिकल टू क्या होगा, जाने वाली धाराओं का योग इजिकल टू आने वाली धाराओं के योग के बराबर। तो आने वाली धारा 8 एम्पियर और 5 एम्पियर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 8 + 5 यानी I3 इजिकल टू 13 एम्पियर। तो I3 का मान कितना रहा 13 एम्पियर। अब क्या कर लेंगे हम एट जंक्शन डी, तो यहाँ निकाल लेंगे हम एट जंक्शन डी। तो यहाँ क्या करेंगे हम एट जंक्शन डी, देखिएगा जंक्शन डी देखिएगा इसमें एट जंक्शन डी यह है। तो यहाँ आने वाली धाराएं कितना है I2 10 एम्पियर और I3 13 एम्पियर, और जाने वाली धारा कौन है I है। आने वाली धाराओं का योग इक्वल टू जाने वाली धाराओं का योग, यानी I2 + I3 इक्वल टू I2 का मान निकाले हम 10 एम्पियर और I3 का मान 13 एम्पियर। तो I का मान क्या रहा, I बराबर क्या है आपका 23 एम्पियर। तो I का मान जो फाइंड द वैल्यू ऑफ I क्वेश्चन में दिया रहेगा, इस I का मान निकाले, आप निकाल सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ I। तो इसी I का मान निकालने के लिए प्रोसेस किया गया, कोई दिक्कत। यहाँ भी देख सकते हैं कि ये पॉइंट पर 15 एम्पियर आया, 8 एम्पियर इधर गया तो इधर जाएगा 7 एम्पियर, 7 एम्पियर आया जंक्शन बी पर और 3 एम्पियर आया तो इधर जाएगा 10